दुनिया के सबसे आलीशान और चमचमाते वाटरफ्रंट पर आज की शाम बेहद खूबसूरत लग रही है। पानी की लहरों पर तैरती महंगी नावें रोशनी से जगमगा रही हैं। आलीशान रेस्तरां लोगों से खचाखच भरे हैं और आसमान को छूती अरबों डॉलर की गगनचुंबी इमारतें रात के अंधेरे में अपनी अमीरी का ढिंडोरा पीट रही हैं। हर साल लाखों सैलानी इस जगह सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि इस तट पर टहल सकें और इन शानदार मीनारों में रहने का हसीन ख्वाब देख सकें। रिकॉर्ड के मुताबिक इन गगनचुंबी इमारतों का हर एक अपार्टमेंट बिक चुका है। लेकिन जरा अपनी नजरें ऊपर उठाइए। ऊपर मंजिल की मंजिलें घने अंधेरे में डूबी हुई हैं। एक भी खिड़की में रोशनी नहीं है। एक ऐसी जगह जहां एक छोटे से फ्लैट की कीमत करोड़ों में है, वहां हजारों आशियाने बिल्कुल खाली पड़े हैं। आज आप और मैं मिलकर इस रहस्य की तह तक जाएंगे, जिसके बाद इन चमचमाती इमारतों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। नीचे सड़कों पर तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कामयाबी का शोर है। पानी के किनारे आलीशान पार्टियां हो रही हैं और जहां भी नजर जाए पैसा पानी की तरह बह रहा है। हम बात कर रहे हैं दुबई मरीना की, जो इंसान द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा मरीना है। देखने में तो ये किसी जादुई और बेदाग शहरी चमत्कार जैसा लगता है। लेकिन चलिए, आज वो काम करते हैं जो यहां आने वाला शायद ही कोई सैलानी करता है। बस एक पल के लिए ठहरिए और ऊपर की तरफ देखिए, क्योंकि इस सारे शोर शराबे और तड़क भड़क से बहुत ऊपर हजारों खिड़कियां पूरी तरह से स्याह अंधेरे में डूबी हुई हैं। कोई रोशनी नहीं, कोई हलचल नहीं, जिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं। ये डरावनी खामोशी अपने पीछे एक बेहद कड़वा और ठोस सच छुपाए हुए है। क्योंकि दुबई मरीना की सबसे अजीब समस्या वो नहीं है जो ये बाहर की दुनिया को बड़ी शान से दिखाता है, बल्कि असली रहस्य तो उन दरवाजों के पीछे छिपा है जो कागजों पर पहले ही बिक चुके हैं, पर अंदर कुछ भी नहीं है। ये खामोशी हमारे सामने एक ऐसा परेशान करने वाला सवाल खड़ा करती है जिससे मुंह मोड़ना नामुमकिन है। क्या इस जगह को सचमुच आम हाड़ मांस के इंसानों के रहने के लिए बनाया गया था, या फिर ये चुपचाप कांच और कंक्रीट से बनी उन विशाल तिजोरियों की कतार में तब्दील हो चुकी है जिन्हें सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बेहिसाब दौलत को छुपा कर रखने के लिए खड़ा किया गया है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको इस सच की गहराई में ले चलूंगा। हम उस सुनहरे सपने से अपनी तफ्तीश शुरू करेंगे जिसे सबसे पहले निवेशकों को बेचा गया था, और फिर उन पहरेदारों से बात करेंगे जो रात के सन्नाटे में वो सब देखते हैं जो आम लोगों की नजरों से छिपा रहता है। हम उन छोटी दुकानों तक भी जाएंगे जो इस सन्नाटे की असली कीमत चुका रही हैं। इस वीडियो के खत्म होने तक आप समझ जाएंगे कि कागज पर सारे फ्लैट बेच देना और असलियत में एक धड़कता हुआ समाज बसाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। हमेशा की तरह हमारी खोजी टीम ने इस सच्चाई को सामने लाने के लिए कई पुख्ता स्रोतों से जानकारी जुटाई है और पूरी शिद्दत से इस रिपोर्ट को तैयार किया है। अगर आपको इस जांच पड़ताल में कोई भी कमी या गलती नजर आए तो नीचे टिप्पणी बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, ताकि हम उसे तुरंत ठीक कर सकें। अब इस अदृश्य सूनेपन के रहस्य को सुलझाने के लिए हमें वक्त के पहिए को घुमाकर बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, जब साल 2000 के शुरुआती दौर में इस महापरियोजना दुबई मरीना की घोषणा की गई थी। तब इसे पर्यटकों के लिए किसी आलीशान आरामगाह के रूप में पेश नहीं किया गया था। इसे एक बहुत बड़े इरादे के साथ डिजाइन किया गया था, यानी एक पूरा का पूरा सैटेलाइट शहर। एक ऐसी जगह जहां लाखों लोग पानी के किनारे अपनी जिंदगी बसर कर सकें, काम कर सकें और यहीं पर सम्मान के साथ बूढ़े हो सकें। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो उस समय यहां घर खरीद रहे थे। उन्हें केवल बेजान कंक्रीट की दीवारें या कांच के टुकड़े नहीं बेचे जा रहे थे, बल्कि वे अपनी गाढ़ी कमाई से आने वाले कल का एक चमकता हुआ हिस्सा खरीद रहे थे जिसमें उनकी उम्मीदें बसी थीं। वे लोग असल में एक ऐसे हसीन ख्वाब की कीमत चुका रहे थे जहां वे हर सुबह समंदर की ताज़ी हवाओं के साथ जागेंगे और दोपहर ढलते ही अपनी इमारत के नीचे बने उस जाने पहचाने कैफे में टहलने जाएंगे जहां का बहरा उनका नाम तक जुबानी जानता होगा। उस विज्ञापन अभियान में हर एक फ्लैट को एक आशियाने की तरह दिखाया गया था और हर खरीदार उस समाज की नींव की एक मजबूत ईंट था। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी जीवन समाज सिर्फ कंक्रीट, शीशे और कृत्रिम पानी के दम पर खड़ा नहीं किया जा सकता। उसके लिए जरूरत होती है उन हारमास के इंसानों की जो रोज वहां आए, मिलें और उस जगह को अपनी धड़कनें दें।
मगर जैसे ही ये जादुई सपना बाजार में उतारा गया, खेल के नियम चुपचाप बदल गए। दस्तावेजों पर दस्तखत करने वाला अमीर खरीदार जरूरी नहीं था कि उस चमचमाते फ्लैट में खुद रहने के लिए भी कदम रखेगा। यही वो बिंदु है जहां वास्तुकला की खूबसूरत कहानी खत्म होती है और अर्थशास्त्र के क्रूर नियम लागू होते हैं। दुनिया भर में जब प्रॉपर्टी बाजार अपने चरम पर था, तब यहाँ के हजारों फ्लैट्स कागज के नक्शे पर खिंची चंद बेजान लकीरों के अलावा कुछ भी नहीं थे, और उन्हें तभी बेच दिया गया था। इसे ही प्रॉपर्टी की भाषा में ऑफ प्लान खरीदारी कहा जाता है। विदेशी बाजारों से बहकर आ रहे पैसों के उस विशाल सैलाब को सिर छुपाने के लिए छत की तलाश बिल्कुल नहीं थी। दुनिया भर के बड़े निवेशक इन फ्लैट्स को सिर्फ एक ही मकसद से खरीद रहे थे, यानी बढ़ती कीमतों पर सट्टा लगाना, मोटा मुनाफा कमाना, या फिर मौका मिलते ही उन्हें भारी मुनाफे पर किसी और को बेच देना। चलिए आज हम इस व्यवस्था की बुनियादी दरार को सीधे अपनी नजरों से देखते हैं। असलियत में रहने की चाहत और सिर्फ पैसा कमाने की लालसा के बीच का ये भारी अंतर एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। जब किसी आशियाने का इस हद तक व्यवसायीकरण कर दिया जाता है कि वो केवल मुनाफे का एक वित्तीय जरिया बनकर रह जाता है, तो उसकी बुनियादी पहचान यानी एक घर होने का एहसास पल भर में खत्म हो जाता है। एक निवेशक को अपनी संपत्ति की कीमत बढ़ाने के लिए वहां रात को बत्ती जलाने, खाना पकाने या पड़ोसियों से गपशप करने की कोई जरूरत नहीं होती। कागजों और व्यापारिक रिपोर्टों में किसी गगनचुंबी इमारत को 100% बिकने के कारण एक शानदार सफलता घोषित किया जा सकता है, मगर जमीनी हकीकत में वो इमारत एक जीवंत और रूह से भरे समाज का निर्माण करने में बुरी तरह नाकाम साबित होती है। सारे अपार्टमेंट बेच देना और एक जिंदा दिल बस्ती बसाना दो अलग छोर हैं, और जब ये बंद दरवाजे आशियाने की तरह धड़कना बंद कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा इलाका एक बेहद अजीब और अलग ढर्रे पर चलने लगता है, जहां इंसानों की नहीं बल्कि सिर्फ पैसों की गूंज सुनाई देती है। अगर आप उस कड़वे सच को देखना चाहते हैं जिसे यहाँ की चमचमाती नियॉन लाइटें छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, तो सड़क पर खड़े होकर मत देखिए। हमें अपनी जांच में उन सुरक्षा गार्डों और मैनेजरों की नज़रों का सहारा लेना होगा जो रात की पाली में ड्यूटी करते हैं। वे ही इस सन्नाटे के गवाह हैं जो रूह को कपा देता है। वे उन चमचमाते और बेहद साफ सुथरे लंबे गलियारों से गुजरते हैं जहां महंगे इत्रों की खुशबू तो बिखरी है, पर पैरों की आहट तक सुनाई नहीं देती। वे साल दर साल ओक की लकड़ी से बने उन भारी दरवाजों के पास से गुजरते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं। ये खामोशी इसलिए नहीं है कि ये घर बिके नहीं हैं, इसके उलट यहाँ के चप्पे चप्पे का पहले ही कोई ना कोई मालिक है। लेकिन आलीशान प्रॉपर्टी के धंधे का यही सबसे क्रूर सच है कि कागज पर मालिकाना हक होना और जमीन पर वहां किसी इंसान का सांस लेना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। तो फिर इन घरों की चाबियां आखिर किसके पास हैं? इस क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि इन फ्लैट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी अमीरों के कब्जे में है। ये वे लोग हैं जो कड़ाके की ठंड से बचने के लिए साल में सिर्फ 2 या 3 हफ्तों के लिए ही दुबई आते हैं। बाकी समय ये फ्लैट्स बंद तिजोरी की तरह पड़े रहते हैं, जिनका इस्तेमाल ये अमीर अपनी भारी भरकम पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। वे किराएदारों के झंझट में पड़ने के बजाय बस अपनी संपत्ति की कीमत बढ़ने का इंतजार करते हैं। कानूनी तौर पर इन इमारतों के मालिक तो मौजूद हैं, पर यहाँ उन इंसानों की कमी है जो रोज अपनी सांसों से इस जगह को जिंदा रखते हैं। सूनेपन का एहसास कराने के लिए दुबई मरीना की सड़कों का खाली होना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे गहरा और डरावना खालीपन उन बंद कमरों के पीछे छिपा होता है जिन्हें खरीदने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहाए गए थे। इस हैरान कर देने वाले विरोधाभास को देखकर कुछ शहरी विश्लेषक इस जगह को एक बेहद डरावना नाम दे देते हैं, वर्टिकल गोस्ट टाउन, यानी एक खड़ी हुई भूतों की नगरी। लेकिन एक खोजी पत्रकार और विश्लेषक के तौर पर हमें अपने शब्दों के चुनाव में बहुत सावधानी बरतनी होगी। इसे पूरी तरह भूतिया शहर कह देना शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि दुबई मरीना कोई उजाड़ या खंडहर इलाका नहीं है। ये तो जगमगाता है और लोगों से हर समय भरा रहता है। असली डर इस बात में नहीं है कि ये पूरी तरह खाली है, बल्कि डर तो इस बारीक असंतुलन में छिपा है। यहाँ के सार्वजनिक स्थान दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ से पटे पड़े हैं। वे यहाँ चहल पहल का एक बहुत ही खूबसूरत छलावा पैदा करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए आने वाले इन सैलानियों की अस्थायी भीड़ कभी भी उन स्थायी निवासियों की जगह नहीं ले सकती जो किसी भी शहर को अपनी जड़ों से सींचते हैं और उसे एक
असली समाज बनाते हैं। कोई भी जगह दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर बेहद कामयाब हो सकती है और रिटेल के जरिए अरबों रुपए का राजस्व भी बटोर सकती है। लेकिन ये सब अपने आप में एक सफल रिहायशी इलाका बसाने की गारंटी नहीं होता। इसलिए वर्टिकल गोस्ट टाउन की इस बात को हमें अंतिम फैसला नहीं मानना चाहिए। आप और मैं इसे इस शहर के बुनियादी ढांचे से जुड़ी एक गंभीर चेतावनी के रूप में देख सकते हैं। तो असल मुद्दा ये नहीं है कि दुबई मरीना में लोग नहीं हैं। असली सवाल जो हमें खुद से पूछना होगा वो ये है कि नीचे जो हजारों लाखों लोग घूमते दिख रहे हैं, उनमें से असल में कितने लोग यहाँ के स्थायी बाशिंदे हैं। अब तक हमने केवल इन गगनचुंबी इमारतों के अंदर झांक कर देखा है, लेकिन इन खाली पड़े फ्लैट्स की ये बड़ी समस्या केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि इन्हें खरीदा किसने है, बल्कि इसका सामना अब बाहर से आ रही एक बहुत बड़ी और बेकाबू ताकत से होने वाला है। दुबई मरीना की असली सिरदर्दी सिर्फ इन बंद और खामोश दरवाजों की वजह से नहीं है, बल्कि ये समस्या बाहर की दुनिया के लगातार बढ़ते दबाव से पैदा हो रही है। जब हम इस शहर के विशाल आर्थिक ढांचे को गहराई से खंगालते हैं, तो हमें एक बेहद शक्तिशाली रियल एस्टेट मशीन दिखाई देती है, जो अकल्पनीय रफ्तार से काम कर रही है। हर बीतते साल के साथ हजारों नए आलीशान अपार्टमेंट्स बनकर तैयार होते हैं और उनके मालिकों को सौंप दिए जाते हैं। आसमान छूती हर नई और आलीशान परियोजना बाजार में प्रतिस्पर्धा के इस समीकरण को और भी जटिल बना देती है। मांग से कहीं ज्यादा घरों की ये सप्लाई इन फ्लैट्स को भरने के लिए एक असहनीय दबाव पैदा करती है। जरा खुद को उस निवेशक की जगह रखकर सोचिए, जिसे हाल ही में एक नए अपार्टमेंट की चाबी मिली है और वो इस भारी दबाव के बीच अपने निवेश को बचाने के रास्ते तलाश रहा है। जब पूरा बाजार आलीशान विकल्पों से भर जाता है और यहां आकर सचमुच बसने वाले रईसों की संख्या कंक्रीट की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाती, तो एक निवेशक के तौर पर आप क्या करेंगे? यहीं से शुरू होती है किराए और कीमतों की जंग। मालिकों के बीच अपना किराया कम करने या मुनाफा कमाने का कोई दूसरा छोटा रास्ता तलाशने की होड़ मच जाती है। एक खाली फ्लैट शायद किसी एक इंसान की बदकिस्मती हो सकता है, लेकिन जब हजारों आलीशान घर एक साथ किराएदार ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे हों, तो ये पूरे बाजार के लिए वजूद की लड़ाई बन जाता है। सप्ताहांत की उन चमचमाती रातों को देखकर कोई भी आसानी से इस झांसे में आ सकता है, लेकिन सच तो ये है कि स्थानीय निवासियों की इस भारी कमी को छुपाने के लिए पर्यटन उद्योग एक बेहद खूबसूरत रेशमी पर्दे की तरह काम करता है, जो अंदर की असली तस्वीर को बाहर नहीं आने देता। दुनिया के कोने कोने से आने वाले सैलानी इस इलाके की रगों में जोश का संचार तो कर देते हैं, जिससे यहाँ हमेशा चहल पहल का एक भ्रम बना रहता है। लेकिन शहरी नियोजन की भाषा में दो बिल्कुल अलग और विरोधी अवधारणाएं होती हैं। एक है गंतव्य अर्थव्यवस्था और दूसरी है निवासी अर्थव्यवस्था। सैलानी अपने साथ क्रेडिट कार्ड लेकर आते हैं, महंगे रेस्तरां, आलीशान नौकाओं और टैक्सियों पर खूब पैसा लुटाते हैं, लेकिन वे बस कुछ दिनों के मेहमान होते हैं। जैसे ही उनकी उड़ान भरती है, उनकी जेब का पैसा भी शहर से दूर चला जाता है। किसी भी शहर को सचमुच मजबूत बनाने और उसे एक निरंतर धड़कन देने का काम केवल और केवल वहां के स्थायी निवासियों की रोजमर्रा की आदतें ही कर सकती हैं। जैसे कि वो नौकरी पेशा इंसान जो हर सुबह काम पर जाने से पहले अपने उसी पुराने कैफे पर रुककर हमेशा की तरह अपनी पसंदीदा कॉफी खरीदता है। जरा सोचिए, दिन ढलने पर सुपरमार्केट में बच्चों की गाड़ियां घुमाते हंसते खेलते परिवार, और वो अपनापन जहां कपड़े धोने वाली दुकान का मालिक हर ग्राहक का नाम तक जानता हो। लेकिन जब किसी शहर के एक हिस्से को लोगों के बसने के लिए बनाया जाए और वो सिर्फ पर्यटकों के भरोसे सांस लेने लगे, तो वो बेहद कमजोर हो जाता है। जब मौसम गर्म होता है या कोई वैश्विक संकट आता है, तो ये चमक दमक अचानक गायब हो जाती है। एक पर्यटक सिर्फ एक रात के लिए होटल की मेज भर सकता है, लेकिन किसी मोहल्ले को रोज जिंदा रखने का काम सिर्फ वहां के स्थायी निवासी ही करते हैं। आज जब घरों को खाली छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो दूर बैठे मकान मालिक कमाई के लिए शॉर्ट टर्म रेंटल यानी कुछ दिनों के किराए पर देने वाले प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं। चलिए, आज आप और मैं मिलकर इस चमकते सच के पीछे छिपे अंधेरे को तलाशते हैं। यहीं से इस पूरी व्यवस्था के भीतर एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद विनाशकारी बदलाव की शुरुआत होती है। ये बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें धीरे धीरे अनौपचारिक होटलों में बदलने लगती हैं। निवेश के नजरिए से देखें तो ये एक बेहद चालाकी भरा कदम लगता है। आखिर कोई अपनी संपत्ति को मामूली मुनाफे पर लंबे समय के लिए किराए पर क्यों फंसाए रखेगा,
जब वो सर्दियों के व्यस्त महीनों में 1.5 या दुगना तक मुनाफा कमा सकता है। कागजों पर तो मुनाफा मुस्कुराता है, लेकिन इसकी असली कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ती है जो वहां सचमुच रहते हैं। अगर हम इन असली निवासियों के नजरिए से इस दुनिया को देखें, तो समझ आता है कि उनका पूरा जीवन कैसे बिखर चुका है। पड़ोस की पूरी अवधारणा ही खत्म हो गई है, क्योंकि यहां हर 3 दिन में बगल वाले कमरे के लोग बदल जाते हैं। वहां तैनात सुरक्षा गार्ड और प्रबंधन के लोग हर दिन सैकड़ों अजनबियों की सुरक्षा संभालते संभालते पूरी तरह थक चुके हैं। लिफ्ट में आपके साथ कौन चढ़ रहा है और वो कल सुबह कहाँ गायब हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता। अपने ही घर में पराये होने का ये एहसास लोगों को भीतर से खोखला कर देता है। जिन ऊंची इमारतों को एक मजबूत समुदाय और पड़ोस की भावना के साथ बसाने के लिए अरबों डॉलर बहाए गए थे, वे आज वित्तीय बाजार के लालच में फंसकर बिना किसी रिसेप्शन वाले बेनाम होटलों की तरह काम कर रही हैं। किसी आलीशान अपार्टमेंट की बत्ती गुल होना सिर्फ एक खिड़की का अंधेरा होना नहीं है। दरअसल ये उस खतरनाक आर्थिक तबाही की शुरुआत है जिसकी पहली मार जमीन पर रहने वाले सबसे कमजोर तबके पर बहुत बुरी तरह से पड़ती है। जब बड़े निवेशक खुद वहां रहने से मना कर देते हैं और केवल कुछ दिनों के मेहमानों का कब्जा हो जाता है, तो वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था का पूरा ताना बाना बिखर जाता है। इन गगनचुंबी इमारतों के नीचे चलने वाले किराने की दुकानें, लॉन्ड्री और छोटे कैफे सिर्फ 3 दिन रुकने वाले पर्यटकों के भरोसे नहीं चल सकते। उन्हें हर रोज आने वाले ग्राहकों की जरूरत होती है। स्थायी निवासियों के बिना ये छोटे स्थानीय व्यवसाय एक बहुत बड़े जुए में तब्दील हो जाते हैं। उनकी कमाई का ग्राफ मौसम के हिसाब से खतरनाक ढंग से ऊपर नीचे होता रहता है। सर्दियों में जहां पैर रखने की जगह नहीं होती, वहीं गर्मियों में सन्नाटा पसर जाता है। और जब इन दुकानदारों का मुनाफा डगमगाता है, तो सोचिए कि इसकी असली मार आखिर किस पर पड़ती है। इसकी सबसे बड़ी चोट उन वेटर्स, सुरक्षा गार्डों और आम कामगारों पर लगती है जिनकी काम के घंटे काट दिए जाते हैं या जिन्हें नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। अमीर निवेशकों का ये खेल बहुत ही खामोशी से निचले स्तर के इन बेकसूर मजदूरों की जिंदगी तबाह कर देता है। यही वो मोड़ है जहां ये कहानी केवल रियल एस्टेट की फाइलों से निकलकर पूरे इलाके के आर्थिक सच को बयां करती है। जब किसी जगह की धड़कन ऐसे लोगों पर टिकी हो जो वहां कभी रुकते ही नहीं, तो वो वीरान होने लगती है। लेकिन अगर इस मोड़ पर आकर हम ये कहें कि दुबई मरीना पूरी तरह नाकाम हो चुका है, तो आप और मैं जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि ये सोचना जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ने जैसा होगा। हमें पूंजीवादी दुनिया के इस कड़वे सच को स्वीकार करना ही होगा कि कागजी आंकड़ों और कड़े आर्थिक मानकों के हिसाब से ये जगह एक बेमिसाल कामयाबी है। यहाँ की जमीनों और फ्लैटों की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया भर के करोड़ों लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार यहाँ आने का सपना देखते हैं। पर्यटन और विदेशी निवेश का ये इंजन एक ऐसी नोट छापने वाली मशीन बन चुका है जो सरकारी खजाने में अरबों का मुनाफा ला रही है। हमें इस मशीन को बेकार या नाकाम कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों, एक खोजी पत्रकार होने के नाते मैं कहूंगा कि ये मॉडल अपनी इसी बेरहम कामयाबी की वजह से आज हमारे लिए एक ऐसा मामला बन गया है जिसे मेज पर रखकर इसका बारीकी से विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। ये कहानी किसी उजड़ती हुई जगह की नहीं है, बल्कि एक ऐसे शहर की है जो कागजों पर तो बुलंदियों को छू रहा है, मगर हमें एक बहुत ही कड़वे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये शानदार कामयाबी आखिर किसके काम आ रही है? मुनाफे के चमकते आंकड़ों और खोखली होती सामाजिक जिंदगी के बीच का यह फासला हमें बड़े महानगरों के वजूद पर सोचने को मजबूर करता है। जब किसी आशियाने को जरूरत से ज्यादा वित्तीय कारोबार का जरिया बना दिया जाता है, तो उसका मूल मकसद 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। वैश्विक निवेशकों को सिर्फ मुनाफा, नकदी की सुरक्षा और अपने पैसे की फिक्र होती है, जबकि वहां रहने वाले आम लोग एक अच्छे पड़ोस, बुनियादी सुविधाओं और पीढ़ियों तक चलने वाले एक सुकून भरे जीवन की तलाश करते हैं। ये दोनों रास्ते हमेशा एक दूसरे के विरोधी नहीं होते, लेकिन जब तराजू का पलड़ा पूरी तरह से सिर्फ बेजान आंकड़ों की तरफ झुक जाता है, तो शहर अपना असली रूप खोने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि कोई गगनचुंबी इमारत प्रति वर्ग मीटर की कीमत का विश्व रिकॉर्ड तो तोड़ सकती है, लेकिन उसके भीतर इंसानी रिश्तों की कोई याद नहीं बचती। हर वित्तीय रिपोर्ट में शहर अमीर तो होता जाता है, मगर आपसी भाईचारे और इंसानी जुड़ाव के मामले में पूरी तरह कंगाल हो जाता है। आखिरकार एक महान शहर की पहचान क्या इस बात से होनी चाहिए कि उसकी कंक्रीट और कांच की इमारतों की कुल कीमत कितनी है, या फिर इस बात से
कि वहां कितने जिंदा दिल इंसान अपनी पूरी जिंदगी हंसते खेलते बिताना चाहते हैं। जब सिर छिपाने की छत रहने की जगह बनने से पहले एक कारोबारी सौदा बन जाए, तो समाज के पास आखिर क्या बचता है? अगर आपको लगता है कि ये संकट सिर्फ रेगिस्तान के बीच बसे इस चमचमाते शहर तक ही सीमित है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। असल में दुबई मरीना तो सिर्फ एक बड़ा शीशा है जो दुनिया भर के बड़े शहरों की इस बीमारी को साफ दिखाता है। न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर से लेकर हांगकांग और मोनाको तक, ये तमाम महानगर आज एक ही गंभीर सवाल का सामना कर रहे हैं। क्या हम अपने लोगों के रहने के लिए घर बना रहे हैं, या फिर दुनिया के सबसे अमीर लोगों के काले सफेद पैसे को सुरक्षित रखने के लिए कांच और स्टील की तिजोरियां खड़ी कर रहे हैं? जब आलीशान घर अपने बुनियादी मकसद से भटककर महज एक निवेश का जरिया बन जाते हैं, तो एक बेहद क्रूर नियम लागू होता है। विदेशी पूंजी का बेकाबू बहाव अंदर आता है और कागजों पर उस पूरे इलाके की कीमत को आसमान पर पहुंचा देता है। लेकिन यही बहाव वहां के असली बाशिंदों को शहर के केंद्र से धकेलकर बाहर कर देता है। भले ही दुबई मरीना के पास खाड़ी देशों का वो अनोखा और भव्य रूप हो, लेकिन जो सवाल ये खड़ा करता है, यानी संपत्ति बनाम जिंदगी का संघर्ष, वो सिर्फ दुबई तक सीमित नहीं है। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। 2 दशकों से भी अधिक समय के बाद भी दुबई मरीना आज भी इंसानी जिद और तरक्की के एक अमर स्मारक की तरह गर्व से खड़ा है। ये बेहद खूबसूरत है, आलीशान है और हमेशा दुनिया को लुभाता रहेगा। इसकी चमक कभी कम नहीं हुई है, लेकिन ये बाहरी खूबसूरती उस समाज की खोई हुई रूह के सवालों का जवाब नहीं दे सकती। कोई भी शहर सिर्फ नियॉन लाइटों, डिजिटल बाजार में होने वाले करोड़ों के सौदों या पर्यटकों के सूटकेस के शोर के दम पर सांस नहीं ले सकता। उसे जरूरत होती है उन कदमों की जो रोज वहां की गलियों में चलें, रोज की उन आदतों की जो जिंदगी को रफ्तार दें, और उस परिवार की जो हर शाम साथ बैठकर खाने के लिए घर की बत्तियां जलाए। दुबई मरीना आज भी चमक रहा है, आज भी दुनिया को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन कांच की इन बंद खिड़कियों के पीछे एक बड़ा सवाल आज भी हवा में तैर रहा है कि कोई शहर आखिर कब तक जिंदा रह सकता है जब उसके घर वहां के लोगों के रहने के लिए ही न बचे हों। अगर आपको ये खोजी रिपोर्ट पसंद आई और आप मेरे साथ इस आर्थिक सच की गहराई में जाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली खोजी यात्रा आपसे छूट न जाए।